नमस्कार साथियों, आज आप सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और इस बातचीत के क्रम में जो घटनाएं नित्य हम लोगों के बीच घट रही है उसी से कुछ प्रेरणा लेते हुए कुछ चर्चा आपसे करने जा रहा है। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड से हमने जो कुछ सीखा और जो कुछ समझने का मौका मिला, कुछ स्टोरी हमारे सामने आई। उस स्टोरी से क्या बातें निकल कर आती है उस पर हम आपसे चर्चा करें। अभी लॉकडाउन पीरियड में एक स्टोरी निकल कर आई कि दिल्ली से एक लड़की जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए गोरखपुर तक पैदल चलकर आती है और वह गोरखपुर तक पैदल चल के आती है, साथ में उस लड़के का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति जो है उसे गोरखपुर तक खींच कर ले आती है और गोरखपुर में जाती है। फिर एक थाने में जाती है। थाने वाले जब ये सुनते हैं कि ये लड़की वहाँ से पैदल आई है और ये मोबाइल नंबर है, तो उसको पहले क्वारंटाइन किया जाता है। फिर उस लड़के को ढूंढा जाता है और उस लड़के को ढूंढने के बाद दोनों को मिलाया जाता है और थाने में उसकी शादी कराई। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि एक इंसान जो अपने लक्ष्य के तरफ दीवानगी के साथ, या आप ये कह लो कि इच्छा शक्ति उसकी प्रबल हो, उस प्रबलता के साथ जब आगे बढ़ता है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि कायनात भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। इसी क्रम में एक स्टोरी और सामने आई। वो स्टोरी थी गुड़गांव से एक लड़की जो 15 साल की, उस 15 साल की लड़की का पिता किन्हीं कारणवश, उसको कोई घाव हुआ था या संभावना वो विकलांग था, उसको साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के पीछे क्या कहीं अपने लक्ष्य पर पहुंचने की जिद तो नहीं, कहीं अपने लक्ष्य पर पहुंचने की जिद तो नहीं। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई इंसान ठानता है अपने लक्ष्य के लिए और उसके प्रति अपना स्वभाव जिद्दी कर लेता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। आज आप देखो पूरे देश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, न जाने कितने प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा कर करके, कोई चेन्नई से, कोई 1800 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर, इतनी लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में उनको कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन समस्त बाधाओं के पीछे उनकी इच्छा शक्ति क्या है, उनकी जिद क्या है? उनकी जिद है कि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने घर पहुंचेंगे, अपने परिवार के साथ पल बिताएंगे, अपने गांव में रहेंगे। यानी ये जिद है और ये जिद उन्हें मजबूर करती है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसके लिए वो हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार है। यहाँ पर हम सभी के विचारों में हम प्रायः देखते हैं कि हर एक व्यक्ति विचार करता है और वो विचार किस तरीके का होता है कि वो दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, दुनिया का सबसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन ये उसके विचार हैं। विचार के पीछे जो जिद है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो मार्ग तय करने की इच्छा शक्ति है, वो कितने परसेंटेज लोगों में है? अगर वो परसेंटेज लोगों में है तो परसेंटेज लोगों में सफलता भी आती है। ऐसे में आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हमें अपने अंतर मन में झांकना होगा कि क्या मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, क्या मेरी इच्छा शक्ति में इतना दम है कि जो विचार मैं अपने लिए रखता हूँ,
जिस तरह की मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जिस तरह के मैं सपने देखता हूँ, क्या उसे हासिल कर सकते हैं? और मेरा ये मानना है कि यस, हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक प्रवासी मजदूर चेन्नई से चलकर बिहार जा सकता है, बंगाल से चलकर चेन्नई जा सकता है, एक छोटी सी बिटिया अपने पिता को कैरियर में बिठा के 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसे तमाम पहलू जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, ये हमें एक सीखने का मौका देते हैं। वो सीखने का मौका क्या है? वो सीखने का मौका ये है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, यदि हमने अपने मन में ठान लिया कि हमें अपना मार्ग तय करना है, तो हम अपना मार्ग तय कर लेते हैं। और अगर हम नहीं भी तय कर पाए तो उस मार्ग पर चलते चलते मेरी आहुति हो गई, किंतु मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे उस मार्ग पर चलने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की इजाजत दी, क्षमता दी। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए होता क्या है, हमारे भीतर किस प्रकार की मना शक्ति काम करती है। वो मना शक्ति है क्या? एक बच्चा जब वीडियो गेम खेलता है, तो जब वो वीडियो गेम खेलता है तो उसके अंदर जो इच्छा चल रही है, चाहे उसे भूख लगे, चाहे उसे प्यास लगे, चाहे उसका 2 घंटे बीत जाए, लेकिन उसकी लगन काम करती है। और वो लगन कुछ इस तरीके से काम करती है, वो सब कुछ भूल कर वीडियो गेम खेलता है। ऐसे एक रोमांटिक व्यक्ति, एक बहुत सुंदर सी महिला उसके सामने है और वो उससे घंटों बात करता है, उसको एक भी पल का एहसास नहीं होता, उसका क्षण कब बीत जाता है। किंतु उसी व्यक्ति को, उसी बच्चे को जब होमवर्क दिया जाता है, तो जब वो होमवर्क करने लगता है तो उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे नींद भी लगने लगती है। आखिर वो क्या ऐसा है कि एक तरफ वो वीडियो गेम था, जिस वीडियो गेम में उसका पूरा का पूरा टाइम बीत जा रहा था, ना उसे भूख का एहसास था, ना उसे प्यास किया एहसास था। ऐसे एक पुरुष जो एक रोमांटिक बातों में खोया हुआ था, जैसे उसे कोई कठिन कार्य दिया जाता है, उसके साथ भी यही स्थिति बन जाती है। इसका मतलब इन सब चीज़ों को अगर हम समझें तो इन सब चीज़ों में एक बात निकल के आती है कि मेरे भीतर में मेरा लक्ष्य तय करने की मात्रा कितनी, मेरी क्षमता क्या है, मेरी इच्छा शक्ति क्या है। और जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है, जिसकी भी इच्छा शक्ति प्रबल है, उसे हर हाल में अपनी मंजिल को तय करने से कोई रोक नहीं पाता। इसी क्रम में मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक राजा जो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जीतते 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 उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया, पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया। और वो अपने यहाँ उस दुनिया में दिग्विजय पताका फहरा रहा था और बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। उसी बीच उस खुशी में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जाता है। उस विशिष्ट व्यक्ति में एक व्यक्ति आता है और वो राजा से एक प्रश्न पूछता है कि राजा, ये जो आप समारोह मना रहे हैं, इस समारोह को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? राजा ये कहता है कि आज मैंने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, मैं विश्व विजेता हूँ और इसलिए मैं खुशी मना रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये सामने एक सुंदरवन टापू है, आप जानते होंगे, वहाँ कुछ छोटी सी टुकड़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र अपना राज्य के रूप में रहती हैं, क्या आपने उस पर विजय प्राप्त किया? राजा ने कहा, ये सुंदरवन टापू किधर है? तो बताता है कि वो इस समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, जहाँ पर वहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने मन से अपने विचारधाराओं के साथ जीते हैं, जिन पर किसी का बंधन नहीं है और आज भी उन पर किसी का आधिपत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप विश्व विजय पताका नहीं फहरा सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस टापू पे विजय नहीं प्राप्त की। इस स्थिति को
जब राजा सुनता है तो राजा के मन में एक बात आती है, क्या ये वास्तव में भी बाकी रह गया है? फिर वो पूछता है, क्या तुम सत्य बोल रहे हो? वो बताता है, यस मैं सत्य बोल रहा हूँ, वो टापू सुंदरबन टापू का पता बता। राजा कहता है, ये छोटा सा टापू है, मैं इसे भी छोटा सा अपनी सैनिक टुकड़ियों को भेजता हूँ और इसको भी विजय कर लेता हूँ। राजा ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को भेज दिया। अब जब सैनिक टुकड़ी जाती है, कुछ समय बाद पता ये चलता है कि वो सारी की सारी टुकड़ी कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला, और वो टापू जैसा का तैसा है। राजा को बड़ी चिंता होती है, तो राजा कहता है कि ऐसा करो कि हमारे सेना में जो कुशल योद्धा हैं उनकी एक टीम बनाओ और उन योद्धाओं को भेजो। अब वो योद्धा भी जाते हैं और तत्पश्चात वो भी वापस लौट कर आते हैं, उसमें से कुछ लोग मारे जाते हैं और पता चलता है कि उस टापू को विजय नहीं प्राप्त कर पाए। फिर राजा को और चिंता होती है कि यार ये छोटा सा टापू, मेरे सेना की टुकड़ी गई, वो भी आ गई, मेरे यहाँ के विशेष योद्धा गए, वो भी वापस आ गए, ऐसा क्या है? फिर राजा अपने सेनापति को आदेश देता है और सेनापति को जो आदेश देता है कि जाओ और इस पर विजय प्राप्त करके आओ। काफी समय के बाद उसको ये सूचना मिलती है कि सेनापति भी वापस आ गए और सेनापति भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अब राजा को लगता है कि मैं तो विश्व फतेह करने का जश्न मना रहा था और एक छोटा सा टापू हम सारे लोग मिलकर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। राजा स्वयं जाने की तैयारी करता है और जब राजा स्वयं जाने की तैयारी करता है तो अपने कुछ सेनाओं के साथ वो निकलता है और समुद्र तट के किनारे पहुंचता है। जब वो समुद्र तट के किनारे पहुंचता है तो वहां से उसको टापू का यात्रा करना था, तो जितनी प्रकार की नौकाएं और नौकाओं में जितनी सेना थी सब के साथ वो टापू के पास जाता है। बीच में समुद्र की यात्रा पूरी करने के बाद वो टापू पे पहुंचता है और जब वो टापू पे पहुंचता है तो देखता है कि जो किला बना है और जो टापू है जहाँ पे हमारी सेना है, उस सेना की खासियत ये है कि सेना नीचे है और टापू ऊपर है। अब वो एक धारणा बनाता है कि हमारी सेना हारी कैसे, तो पूरा अपना रिसर्च करता है और पूरा होमवर्क करता है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ से जब हमारी सेना लड़ती थी तो ऊपर से उसके पीछे वार होता था और ऊपर से लगातार पत्थर फेंके जाते थे, लगातार अस्त्र वगैरह चलाए जाते थे और हमारे अस्त्र वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, जिसके नाते हमारी सेनाएं हार जाया करती थी और हार जाने के बाद वो वापस भाग जाती थी या मर जाती थी। जब राजा ने पूरा होमवर्क कर लिया तो उसके साथ जितनी नौकाएं गई थी उन सारी नौकाओं को एकत्र करके राजा उसमें आग लगा देता, सारी नौका जल जाती है और वो सेना को आदेश देता है कि हम सारे लोग युद्ध करेंगे। अब हम सारे लोग युद्ध करेंगे, हमारे पास रास्ता दो है। अगर हम युद्ध में जीत जाते हैं तो हमें जीवन मिलेगा और युद्ध में हार जाते हैं तो हम पीछे भी लौटकर नहीं जा सकते, क्योंकि समुद्र इतना लंबा इतना विशाल है कि अगर हम पीछे भी जाएंगे तो भी समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है और राजा जीत जाता है। राजा इसलिए जीत जाता है कि राजा ने एक नीति बनाई थी कि अब हमारे सेना के पास कोई विकल्प नहीं है, या तो आगे जाकर मरेगा या यहाँ रहकर भी मरेगा। और ये पूरे सेना में भावना बन चल जाती है कि अब केवल मेरे पास एक ही रास्ता है, विजय प्राप्त करना। मेरा यहाँ पर इसका कथन इतना सा है कि जिस दिन आपकी मनस्थिति में अपने लक्ष्य को पूरा करने का विचार आ जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का विचार आ जाता है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सके। अब हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी और डीएस के बीच का संबंध क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी का रोल क्या होता है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी वेयर हाउसेज बनाती है, कंपनी स्टाफ रखती है, कंपनी हर तरीके से काम करती है। कंपनी जीएसटी पे करती है, कंपनी इनकम टैक्स पे करती है, कंपनी अप डाउन जितना भी प्रकार का फायदा नुकसान सब कंपनी से। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, डीएस को पार्टनर बनाती है। डीएस को किसमें पार्टनर बनाती है, डीएस को जो पार्टनर बनाती है वो लाभ में पार्टनर बनाती है।
दुनिया में ऐसा कोई भी व्यापार है जहां पर पार्टनरशिप जब की जाती है तो उस पार्टनरशिप में लाभ और हानि दोनों की बराबर जवाबदेही होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपनी सारा काम करती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, नया रिसर्च एंड डेवलप टीम डेवलप करती है, पैकेजिंग है, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उन सारी चीज़ों की जो भरपाई है, जिम्मेदारी है, वो निर्वहन कंपनी करती है और आपको एक रोल देती है कि आप उसके पार्टनर हैं। और पार्टनर कैसे हैं? लाभ के पार्टनर हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको सहने की आवश्यकता नहीं है। पूंजी कंपनी की, प्रोडक्ट कंपनी का, वेयर हाउस कंपनी का, आउटलेट कंपनी का, हर तरीके से जितने भी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है कंपनी। अब आप कंपनी के पार्टनर हैं। किसमें पार्टनर हैं? लाभ। अभी मैं थोड़ा सा और चर्चा करता हूं कि मान लो आप कोई एक कंपनी बनाते हो, कोई एक फर्म बनाते हो और उस फर्म में 2 पार्टनर हो, एक आप हो और आपका कोई साथी। अच्छा, फर्ज करो कि आपका साथी जो पार्टनर है वो बेईमान है, तो कितने दिन तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी? हमें ऐसा लगता है कि शायद वो पार्टनरशिप ना चल पाए। मैं सही हूं? दूसरी ओर, अगर मान लो एक भाई भाई का रिश्ता है, सगे भाई का रिश्ता है, अगर आपका भाई बेईमान हो तो, यानी वहां भी आप पति पत्नी हो, दोनों में से कोई बेईमान हो तो इसका मतलब वहां भी रिश्ता खत्म हो जाता है। किंतु ये पहली ताकत है, ये पहला एक ऐसा इंडस्ट्री है, ये पहली एक ऐसी कार्य करने की पद्धति है जहां पर आपको स्वतंत्रता होती है काम करने की, लाभ की, और अगर उसके बाद आप उस काम के प्रति बेईमानी करते हो तो भी कंपनी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ती, वो आपको मौका देती है, वो बार बार आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है, जागिए, सुधरिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, ये आपके लिए मौका है। दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां पर आपको केवल लाभ का पार्टनर बनाया जाए। तो ये जो मौका है, इस मौके को हम कैसे लेते हैं? आज आप देखो, छोटी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दुकान है आपकी और बगल में एक दुकान खुलती है, तो उस दुकान पे जो दूसरी वाली दुकान खुलती है उस पर जो भी काम होता है उससे क्या आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी एक दुकान के बगल दूसरी दुकान जो खुलती है, दूसरी दुकान के बगल जो तीसरी दुकान खुलती है, तीसरी दुकान के बगल जो चौथी दुकान खुलती है, वो सब एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। कोई किसी को 1% लाभ नहीं देना चाहता। यहां पर क्या होता है? यहां पर सबसे पहले हमें व्यापार की परिभाषा समझना। व्यापार की परिभाषा है, व्यापार की परिभाषा का मतलब है व्यापार से होने वाले टर्नओवर। अब अगर टर्नओवर समझ लेते हैं तो टर्नओवर होता कैसे है, टर्नओवर का क्या रोल होता है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो आपकी एक दुकान है और उस दुकान की सेल 5 लाख रुपए, और उस 5 लाख रुपए मंथली के सेल में आपको 20% का लाभ, तो आपका लाभ कितना हो गया? तब आपका लाभ हो गया 20% के हिसाब से आप 5 लाख रुपए की सेल करते हो तो 1 लाख रुपए पर 20,000, इस तरीके से 5 लाख की सेल पर आपको 1 लाख रुपए महीने का कमाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ आपका एक बिजनेस है और वो बिजनेस जिसे हम कहते हैं कि उस बिजनेस का टर्नओवर है और उस बिजनेस के जो लाभ हैं वो है केवल 2%। कितने हैं? 2%। एक तरफ आपको 20% का लाभ है और दूसरी तरफ 2% का लाभ, लेकिन जिस जगह 2% का लाभ है उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए महीने का है। हेलो, अगर वो 50 करोड़ रुपए महीने का है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कितना पैसा हुआ? इसका मतलब पैसा हुआ 10 लाख रुपए महीने। एक जगह 5 लाख रुपए की सेल है और दूसरी जगह है 50 करोड़ रुपए की सेल। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बिजनेस का टर्नओवर क्या है और उस टर्नओवर से होने वाले लाभ का।
अगर लाभ कम भी है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आढ़तिया हैं, बड़े व्यापारी हैं। बड़े बड़े व्यापारी 1% 2% पर काम करते हैं, लेकिन उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, इसलिए छोटे दुकानदारों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका टर्नओवर कैसे बनता है और आपका टर्नओवर कितना मल्टीप्लाई होता है, कितने गुना बढ़ जाता है, बिना पूंजी लगाए कैसे हो जाता है। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो आपको अलीगढ़ के एक शर्मा जी हैं, जिनको आप सब जानते होंगे, और हमें ऐसा लगता है कि अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपकी पहचान कराता हूँ। अलीगढ़ के एक शर्मा जी थे। 2006 में उन्होंने एक मोबाइल रिचार्ज का जैसे तैसे दुकान खोली। कैसे दुकान खोली? जैसे तैसे, मतलब उनके पास पैसे का अभाव था, तिगड़म लगा के किसी तरीके से कर्जा लेकर एक दुकान थी। दुकान क्या थी? मोबाइल की रिचार्ज करने की दुकान। रिचार्ज कैसे करते थे कि भाई 500 रुपए के रिचार्ज किया उन्होंने, और 500 रुपए के रिचार्ज पे उनको बहुत थोड़ा सा फायदा होता था। अलीगढ़ के जो शर्मा जी थे बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। उनके मन में आया कि कुछ हम ऐसा करें जो लोगों से अलग हो। अब उनके यहाँ जो भी रिचार्ज कराने आता था उससे कहते थे कि भाई ऐसा है कि अगर आप मेरे यहाँ रिचार्ज कराते हैं ना, 50 रुपए की आपको छूट दूंगा। अब जब छूट दूंगा और अगली बार आप आएंगे तो ही 50 रुपए का छूट दूंगा। तो जो लोग रिचार्ज कराने आते थे उनको 50 रुपए का छूट भाता था। वो आते थे, इस तरीके से उनके यहाँ लोग आना जाना शुरू करते। फिर उनके दिमाग में आया इसे और बड़ा किया जाए। फिर उन्होंने उसे और बड़ा करने की कोशिश की, और बड़ा जो करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ रिचार्ज कराने के लिए, अगर वो 2 लोगों को साथ लेकर आते हैं, 2 लोगों का वो रिचार्ज कराते हैं, तो 50-50 रुपए उनको भी छूट मिलेगी, साथ में आपको भी पैसा दिया जाएगा। अब उनके दिमाग में नेटवर्क का जाल आया, और ये नेटवर्क का जाल ऐसा आया कि धीरे धीरे लोग उनके यहाँ लोगों को लेकर आने लगे। जब लोगों को लेकर आने लगे, क्यों लेकर आने लगे? कि क्योंकि लोगों को लाने से उनको लाभ मिल रहा था और उनका नेटवर्क बड़ा हो रहा था। फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा ऐप डेवलप करें कि अलीगढ़ ही नहीं, पूरी यूपी के साथ साथ देश, सारा का सारा देश हमारे साथ रिचार्ज कराने में शामिल हो और उस रिचार्ज में हम लोगों को दाव दें। और उस शर्मा जी की इस सोच ने आज उनकी फर्म को पेटीएम के रूप में पहचान दिला दी। आज पूरा देश उनको पेटीएम के रूप में जानता है। और नेटवर्क की ये ताकत थी कि उस नेटवर्क की वजह से आज टाटा भी पेटीएम के साथ मर्जर करता है। यानी नेटवर्क क्या है? वो नेटवर्क जो अलीगढ़ में एक छोटी सी दुकान थी उससे टाटा मर्जर करता है। ये है नेटवर्क की ताकत। अगर और इसको थोड़ा सा विस्तृत करने की बात करें तो हरियाणा में रितेश अग्रवाल, जिनके पास एक भी होटल नहीं है, होटल का कमरा भी नहीं है, कमरा तो छोड़ो, उनके पास टावल भी नहीं है, टावल तो छोड़ो, उनके पास वहां का कोई लेबर भी नहीं है, कोई बैरा भी नहीं है, उसके दिमाग में नेटवर्क की स्थापना आती है। और नेटवर्क की स्थापना आती है तो वो एक नेटवर्क होटल का बनाता है। और उस नेटवर्क होटल के बनाने के बाद आज 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई। वो रितेश अग्रवाल जो हरियाणा का था, जिसने होटलों का नेटवर्क बनाया। यानी दुनिया में अगर कोई भी अमीर है, आप चाहे भारत में ले लें, चाहे दुनिया में ले लें, जो भी 10, 20, 50 हजार आपको अमीर मिलेंगे, उनकी सबसे बड़ी ताकत है नेटवर्क। उनके पास नेटवर्क है, और नेटवर्क है तो वो अमीर है। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं। अभी हाल में जियो लॉन्च, आप सब परिचित होंगे मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी का दिमाग में नहीं, उनके नाखून में भी दिमाग है। अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है उनके रोम रोम में दिमाग काम करता है। उन्होंने जब जियो लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद वो सोचने लगे अगर मैं इसको कम में लॉन्च करूंगा तो एयरटेल भी हमें इससे कम कर देगा, वोडा भी हमसे कम में कर देगा। तो उन्होंने इस जंजाल से अपने आप को फ्री किया कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, साल भर फ्री। जियो ने साल भर फ्री लोगों को कनेक्शन बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि उसे एक नेटवर्क बनाना था, और साल भर में 25 करोड़ लोगों का नेटवर्क तैयार होता है। और उस 25 करोड़ के नेटवर्क ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क सिस्टम का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि एयरटेल भी उखड़ गया, वोडा भी उखड़ गया, बीएसएनएल भी उखड़ गया। इतना जबरदस्त। मेरा ये मानना है
कि अगर जीवन में आपको नेटवर्क की ताकत की पहचान हो जाएगी तो दुनिया में आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। व्यापार का बड़ा कंपटीशन है। अभी हमने कुछ साल पहले देखा पीसीओ का एक नेटवर्क, हर गली में पीसीओ खुल रहा था, हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी पीसीओ खोलता चला जाता था। पूरे देश में 7 लाख पीसीओ खुल गए और इतना कंपटीशन हुआ कि 7 के 7 लाख पीसीओ आज कहीं नजर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क समझ में आ जाता है तो आपको ये जानना होगा और मानना होगा कि आप कौन सा व्यापार करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क की खेती करनी पड़ेगी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रुपए का पेड़ लगाना होगा। रुपया का पेड़ का मतलब क्या है? रुपया का पेड़ का मतलब नेटवर्क। एक ऐसा पेड़ लगाइए जिससे रुपए छापने की मशीन दी जाती है। एक ऐसा पाइपलाइन निर्माण कीजिए कि आप रहें जम्मू में और पैसा आए आपको कहीं से नहीं। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर में एक पाइपलाइन बिछाई जाती है। उस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया क्या है? तो घर घर जाकर पाइपलाइन बिछाई जाती है। हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जाता है और उसकी डीलिंग कौन करता है? उसकी डीलिंग करती है यहाँ की महापालिका। अब पूरे के पूरे लखनऊ में हर घर में पाइपलाइन बिछा दी गई। पाइपलाइन बिछाने का काम एक बार किया गया, लेकिन आज टूटी खोलता है, चाहे जहां से भी लोग लखनऊ में टूटी खोले, उनको बिल नगर महापालिका को देना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप अपने पाइपलाइन को बिछाएंगे, अगर आपने अपने पाइपलाइन को बिछा दिया, अगर आपने अपने पाइपलाइन को दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली से जम्मू ले गए, जम्मू से कश्मीर ले गए, कश्मीर से आप हिमाचल ले गए, हिमाचल से आप लद्दाख ले गए, लद्दाख से आप हरियाणा ले गए, हरियाणा से आप पंजाब ले गए, पंजाब से आप वापस दिल्ली में आते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, फिर बिहार जाते हैं, फिर झारखंड जाते हैं, फिर बंगाल जाते हैं, फिर आप बेंगलोर जाते हैं, फिर आप वहाँ तमिलनाडु जाते हैं, फिर आप उड़ीसा जाते हैं। इस तरीके से अगर आपका नेटवर्क बन गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि चाय पियेंगे आप अपने घर में और पैसा आपको पूरे देश से आएगा। जितनी की आप चाय पियेंगे उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा आपको केवल चाय पीने से पैसा आएगा। इसलिए आप ये समझो कि यह व्यापार सेलिंग करने के साथ साथ नेटवर्क बनाने का है। जितना आपको सेल करने की आदत डालनी है उतना आपको नेटवर्क बनाना भी सीखना है। दोनों का संतुलन होना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है कि नेटवर्क बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हम जब किसी को प्लान देने जाते हैं तो निश्चित नहीं होता कि वो हमारे प्लान को सुनेगा, एग्री हो जाएगा। और कई बार हम अपने प्लान को देते देते निराश हो जाते हैं, हमारा प्लान देने का प्रक्रिया बदल जाता है और हम बड़ा आसानी से लोगों को सेल कर देते हैं। क्योंकि हम किसी के पास साबुन ले गए, किसी के पास धनिया ले गए, किसी के पास हल्दी ले गए, किसी के पास मिर्चा ले गए, तो सेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम सेल और रिटेल के बीच में ऐसा फंस जाते हैं कि सेलिंग और रिटेलिंग के साथ साथ हम नेटवर्क भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क मतलब एक जाल बिछाना होगा। कैसा जाल बिछाना होगा? ऐसा जाल बिछाना होगा कि उस जाल से जो जाल बुना जाता है, यानी वो एक ऐसा जाल होगा कि उस जाल से जब भी कहीं पर कोई भी कार्य होगा वो आपको पैसे के रूप में लाभ देगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस बारे में जो बातचीत कर रहा हूँ, इस बातचीत का केवल एक ही मकसद है कि हमें इस व्यापार को किस तरीके से करना है, इसे सीखना है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि अगर आप नेटवर्क के व्यापार में देखिए, नेटवर्क भी दो प्रकार का होता है। एक नेटवर्क होता है बिजनेस नेटवर्क और एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं ग्राहकों का। बिजनेस नेटवर्क क्या है और ग्राहक का नेटवर्क क्या है? ग्राहक का नेटवर्क ये है कि जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, वहाँ पर ग्राहक आया और सामान लिया चला गया। जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी और ग्राहक के बीच में क्या संबंध है? कंपनी ग्राहक को सामान देती है, ग्राहक सामान खरीदता है, रिश्ता खत्म। और वो कंपनी आज मान लो मुंबई में एस्टेब्लिश है, मुंबई में एस्टेब्लिश होने के बाद वो कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। बड़ी होने के बाद वो बेंगलुरु में चली जाती है, कर्नाटक चली जाती है, उड़ीसा चली जाती है, पूरे देखते पूरे देश में फैल जाती है और वो पूरे देश में फैलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देती है। लेकिन उस नेटवर्क से केवल लाभ कंपनी को होता है और एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से कोई रिश्ता नहीं रखता। यानी
अगर हम कोई दुकान खोलते हैं, बगल में कोई दुकान खुलती है, तो उस दुकानदार का लाभ उसका और हमारी दुकान का लाभ हमारा। यहाँ पर अभी अपने यहाँ मैजिक कॉर्नर एक कॉन्सेप्ट, मैजिक कॉर्नर क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब मान लो मैंने मैजिक कॉर्नर खोला, और मैंने जब मैजिक कॉर्नर खोला, मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया, उसने मैजिक कॉर्नर खोला, उसने किसी को इंट्रोड्यूस किया, उसने मैजिक कॉर्नर खोला, ये एक जाल बिछ रहा है। यानी हर एक व्यक्ति जो काम करेगा वो क्रमशः हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ देता जाएगा। नेटवर्क की ताकत इसी को कहते हैं। नेटवर्क की ताकत इसी को कहते हैं कि हम एक दूसरे को जब इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है, और उस बड़े समूह का लाभ हमको बराबर मिलता है, हम सबको मिलता है। और अमीर बनने का सबसे मुख्य संसाधन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में नेटवर्क ही है। किसी को भी देख, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना बड़ा लाभ। आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क आपको तय करना है। आप कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो आपको तय करना है। आप कितनी तरीके के सपनों को साकार करना चाहते हो आपको तय करना है। आपके पास सुबह है, आपके पास शाम है, आपके पास दोपहर है, आपके पास भी 24 घंटे है। आप किस तरीके से काम करना चाहते हो? आप मजदूरी करना चाहते हो, रोज काम करना चाहते हो, रोज पैसा कमाना चाहते हो, रोज काम करना चाहते हो, रोज पैसा कमाना चाहते हो, और एक दिन ऐसा है काम ना करो पैसा ना आए, फिर काम ना करो पैसा ना आए, फिर काम ना करो फिर पैसा ना आए। प्रवासी मजदूर क्यों बनना चाहते हो कि जिस दिन काम ना करने का मौका मिले हमें देश छोड़कर भाग जाना पड़े? अगर कुछ बनना है तो ऐसा नेटवर्क समूह तैयार करो कि दुनिया में आपदा भी आ जाए तो भी उस आपदा से आपके जीवन में कोई आपदा ना आए। लेकिन इस नेटवर्क को बनाने का तरीका क्या है, इसे भी सीखना होगा। फर्ज करो आपका एक बेटा है, वो बीमार है, और आपके मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर है, 25 वर्षों से उसका एक ही काम है, 5 रुपए फीस लेता है। जो भी पेशेंट आता है जैसे तैसे उसे देख लेता है और चला जाता है। आपका एक लड़का बीमार है, आपके सामने एक ऑप्शन और भी है। एक ऐसा डॉक्टर है जो भी 5 साल पहले आया है, वेल ड्रेस्ड रहता है, पूरी तरीके से उसका एक सिस्टम है, 500 रुपये फीस लेता है, और उसका अनुभव भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यहाँ भीड़ लगती है। अब आपको अगर अपने बच्चे को दिखाना हो तो आप किसको दिखाएं? निश्चित तौर पर अगर मैं आपके स्थान पर हूँ तो मैं भी अपने बच्चे को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहूँगा, और एक अच्छे डॉक्टर को इसलिए दिखाना चाहूँगा किस अच्छे डॉक्टर से मेरे बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा असर है। यहाँ पर भी एक तरीका है, यहाँ पर भी एक सिस्टम। वो सिस्टम क्या है कि भाई आप झोला छाप राइटी बनेंगे तो आपकी टीम भी झोला छाप होगी। यानी अगर आप बिना कुछ सीखे साके किसी तरीके से आप राइटी बन जाते हैं तो आपके नीचे भी टीम कुछ सीख नहीं पाएगी, आप ही का अनुसरण करेगी, और बिना सीखी हुई टीम राइटी पर जाएगी तो कितना लंबा सफ़र कर पाएगी। इसलिए अगर आपको लंबा सफ़र करना है, आपको लंबी अवधि से आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से डायमंड पर जाना है, तो सीखने की इच्छा हमेशा प्रबल बना देगी। जो जितना सीखेगा, देखो एक चीज़ तो तय है कि पति पत्नी में तलाक हो सकता है लेकिन ज्ञान में तलाक नहीं होता। आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं, भाई भाई का रिश्ते खत्म हो सकते हैं, दोस्ती की बिगड़ सकती है, रिश्तेदारों से आपका नाता टूट सकता है, लेकिन जो आप ज्ञान हासिल करेंगे उससे रिश्ता आपका तभी टूटेगा जब आप इस दुनिया से जाएंगे। इसलिए आप अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए। अगर आप अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं तो यह नॉलेज ही आपको डायमंड पर ले जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, बहुत जल्दी वो सफल हो जाते हैं, इतनी जल्दी सफल हो जाते हैं कि मुझे भी ताज्जुब होता है कि 3 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन गए। और उस 3 महीने के अंदर जब रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो उस रॉयल्टी अचीवर बनने में एक बात पता चलती है कि तुक्के से रॉयल्टी अचीवर बन गए। क्यों? नॉलेज के अभाव, ज्ञान नहीं था लेकिन बन गया। अब उनका जब सेलिब्रेशन हुआ, सेलिब्रेशन होने के बाद उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई। वो ईगो प्रॉब्लम कैसे आ गई? वो ईगो प्रॉब्लम इस तरीके से आ गई कि उनकी डाउन लाइन यदि बिना उनके इजाज़त के किसी अपलाइन से बात कर ले, यानी उनके भी अपलाइन से बात कर ले, तब उन्होंने इसके खिलाफ राजनीति करना शुरू कर दी। ये बंदा जो मेरी डाउन लाइन में था, ये कैसे दूसरे अपलाइन से बात कर लिया, उससे कैसे कुछ सीख रहा है। यानी अब उनका एक काम हो गया, बिजनेस रहे या बिजनेस बर्बाद हो जाए।
उस व्यक्ति ने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर लिया है, इसलिए उसकी समाप्ति हो। षड्यंत्र से बोला। अब आप एक बात, आप जिस पेड़ पर बैठे हो अगर आप उसी पेड़ को काट रहे हो तो जान किसकी जाएगी? यहाँ पर भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती से राइट रिसीवर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ये बात पता चलती है कि मैं राइट रिसीवर हूँ, मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूँ, तो वो पूरी की पूरी टीम को कैसे बर्बाद किया जाए उसकी रणनीति हमने देखा है। हमने कई बार देखा है कि ऐसा होता है कि लोग अपनी ही टीम का नाश करने में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? कि उनका कोई डाउन लाइन अगर किसी से अच्छा सीखने का प्रयास करता है तो उनकी निगाह में वो अखरने लगता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे सभी साथी, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि ज्ञान की गंगा यदि आपकी टीम में बहेगी तो जाने अनजाने में आप ही का लाभ होगा, किसी और का लाभ नहीं होगा। मुझे याद है एक पंचम प्रजापति नाम का एक लेबर जो पल्लेदारी का काम करता था, और उस पल्लेदारी के काम करते करते नेटवर्क में ज्वाइन होता है। तो उसको एक बात किसी अपलाइन ने सिखा दी कि तुम्हारा एक ही काम है कि तुम अपने जो लोग हों उनको अपने अपलाइन से मिला दो। उसने काम से मिल गया। कभी वो किसी को ले आता, कभी किसी को ले आता, कभी किसी को ले आता। इस तरीके से उसका नेटवर्क बनने लगा। एक दिन नेटवर्क बनते बनते उसके डाउन लाइन में CDPO आते हैं, एक दिन उसके नेटवर्क में तहसीलदार आते हैं, एक दिन उसके नेटवर्क में SDM आते हैं। एक अनपढ़, एक गवार, एक पल्लेदार जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसकी टीम में बड़े बड़े लोग काम करने लगते हैं और उसको बड़ी उपलब्धि मिलती है, क्योंकि ना तो उसके अंदर अहम था, ना उसको इस बात की कोई चिंता थी। वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करने का काम करता था और लोगों को प्रशिक्षित करते करते उसमें भी प्रशिक्षण। तो मेरे भाइयों, ये बात आप तय मानिए कि सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपको नेटवर्क की खेती करनी है, यानी आपको पैसे का पेड़ लगाना है। नेटवर्क की खेती का मतलब है पैसे का पेड़ लगाना। अगर आप पैसे का पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, यानी अपनी टीम को बड़ी करनी पड़ेगी। यदि आप अपनी टीम को बड़ी करने में सफल होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को आपसे छीन नहीं सकता। दूसरी अहम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने देखा कि महाराष्ट्र की कुछ टीमें थी जहाँ सामान नहीं जा पा रहा था। अब जब सामान नहीं जा पा रहा था तो हो क्या रहा था कि लोग अपने अपलाइन से कह रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमारे पास सामान आना चाहिए। तो जब उनके पास सामान आने की बात होती है तो वो सामान किस प्रकार आता था कि भाई एक काम करो, मेरे खाते में आप पैसा जमा करो। अपलाइन अपने खाते में पैसा जमा कराता था और लॉकडाउन पीरियड की परिस्थिति ऐसी थी कि वो सामान वहाँ नहीं जा सकता था और कुछ समय बाद ये पता चला कि अपलाइन से वो पैसा भी खर्च हो गया, डाउन लाइन का पैसा अपलाइन के खाते में चला गया। तो मैं आप सबको आगाह करना चाहता, इस बात को आप पूरी तरीके से गौर से सुनिएगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन कैश में या किसी के निजी अकाउंट में ना करें। यदि आपको कंपनी से संबंधित सामान मंगाना है, कोई भी काम आपको करना है, तो कंपनी का अकाउंट है, कंपनी का नंबर है और कंपनी के अकाउंट में ही पैसा जमा करें। यदि मैं राजेश श्रीवास्तव आज प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ मैं आपसे कहता हूं कि मेरे निजी अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए, तो मैं आपसे गलत कह रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं इस बात का पूरी तरीके से फॉलो करें कि अगर किसी भी प्रकार के लेन देन की प्रक्रिया आपको करनी है तो आपके लिए कंपनी का अकाउंट है। अपने सामान को मंगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करना। मैं राजेश, मैं इस कंपनी का प्रबंध निदेशक, यदि मैं आपको फोन करके कहता हूं कि सुनो मेरे आप निजी अकाउंट में जमा कर दो, तो आप समझ लेना मैं गलत हूं। इस नाते अगर इस कंपनी से या कहीं से भी
आपके पास कोई फ़ोन जाता है या कोई आपसे कहता है कि आप मेरे अकाउंट में पैसा जमा करें, समझ लो वो गलत है। और ऐसी स्थिति में आप सबको ध्यान देना होगा, रिश्ते बनने चाहिए, रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं? लेन देन से बिगड़ते हैं। आप गलत तरीके से लेन देन करते हैं, आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद कंपनी में मैसेज आता है, कंपनी आपका कोई सहयोग नहीं कर सकती। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, असिस्टेंट बनाने का काम छोड़ दीजिए, असिस्टेंट बनाने का काम छोड़ दीजिए। मुझे याद है मैं एक बार सूरत में था, तो मुझे गाड़ी बुक करनी थी, ओला। तो हमारे जो साथ में थे, मैंने उनसे कहा कि भाई ओला बुक कीजिए। अब मुझे नहीं पता, जब मैं उनसे कहता ओला बुक करने के लिए तो कमरे से बाहर चले जाते, और थोड़ी देर बाद आते कि चलिए ओला बुक हो गया। तो मैं इस बात पे गौर नहीं कर पा रहा था, वो कमरे से बाहर क्यों चले जाते थे। थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, 2-3 बार ओला बुक किया, तीसरी बार पता चला कि जब मैंने उनसे ओला बुक करने के लिए कहा तो फिर कमरे से बाहर गए। फिर थोड़ी देर बाद आ रहे हैं कि हमने कहा क्या हुआ, आप पता नहीं किसको फोन कर रहे हैं, क्या हुआ बुक हुआ कि नहीं, क्या हुआ बुक हुआ। हमने कहा यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी और से, यानी ये असिस्टेंट बनाने की क्या प्रक्रिया है? कोई भी काम करने की जिम्मेदारी स्वयं से निभाने की आदत डालनी चाहिए। यहाँ क्या होता है, अपलाइन कैसे होते हैं, अगर अपलाइन से आप कुछ कहिए तो सबसे पहले डाउनलाइन से इसको आप कर दीजिए, फिर उसका जो डाउनलाइन है उससे कर दीजिए। फिर अगर आप अपनी काम की जिम्मेदारी, अपने काम की जवाबदेही स्वयं नहीं लेंगे तो उस जवाबदेही से जो भी लोग जुड़ेंगे वो आपका नुकसान ही करेंगे, स्वयं का भी नुकसान होगा। इस नाते जवाबदेही लेना सीखिए। मैं आपसे इसके साथ साथ 2 चीज़ें और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से कोरोना काल आया है, इस कोरोना काल में एक नियम आप सबको बनाना है। मैं नित्य आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नियम क्या होगा? ग्रीन टी, गिलोई ले रहे हैं अच्छी बात है, तुलसी ले रहे हैं अच्छी बात है, आप जितने भी प्रकार के अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सबको यूज करना है और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत काम करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अभी आयुष मंत्रालय द्वारा जो बात आई है कि गर्म पानी पीना, गर्म पानी के साथ साथ दालचीनी का प्रयोग करना, तो ये जो हमने देखा है, ग्रीन टी को 3 टाइम लीजिए आप, सुबह दोपहर शाम। ये मैंने अपनी आदत में डाला है और आपको भी अपनी आदत में डालना है कि 3 टाइम सुबह शाम दोपहर आपको ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो आपके गले का जो सिस्टम है वो हमेशा ठीक रहेगा। अगर वो ठीक रहेगा तो कोरोना का एक लेयर आपके अंदर प्रवेश करने से रुक जाएगा। बाकी आप गिलोई ले ही रहे होंगे, गिलोई के साथ साथ आप तुलसी ले रहे होंगे, एलोवेरा ले रहे होंगे, आंवला ले रहे होंगे, ये सारे प्रोडक्ट है ही हैं। अभी हमने जो लॉन्च किया है उस लॉन्चिंग में हमने गिलोई की टेबलेट भी लॉन्च कर दी है। हाई बीपी का, लो बीपी का टेबलेट लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ हमने अश्वगंधा का टेबलेट लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ अभी हमने एक और टेबलेट लॉन्च किया है जो लोगों को बालों की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए टेबलेट लॉन्च किया है। लेकिन आप ये जान लीजिए, टेबलेट और लिक्विड फॉर्म में अंतर होता है। लिक्विड फॉर्म का फ़ायदा यदि 100% है तो टेबलेट फॉर्म का फ़ायदा आपको 60 से 70% ही मिलेगा। लेकिन मजबूरी ये है कि महिलाएं जो हैं वो लिक्विड फॉर्म को ले नहीं पाती, बहुत ज़्यादा आनाकानी करती हैं। इस आनाकानी के चक्कर में हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना टेबलेट फॉर्म में आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको टेबलेट फॉर्म में मिलेंगी। अभी मास्क लॉन्च हुआ N95 का, इसी तरीके से अभी सैनिटाइजर लॉन्च हुआ 500 ग्राम का और 1 लीटर और 5 लीटर का सैनिटाइजर लॉन्च हुआ। हम फार्मा सेक्टर के सर्जिकल आइटम बहुत सारे ला रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जिस समय में कोरोना काल में विपत्ति के साथ ये देश चल रहा है और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन वस्तुओं पर ध्यान दिया गया है। इस लॉकडाउन में भी आप सबको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता रहे जो प्रोडक्ट चलन में हो और उस चलन से आपको फ़ायदा है। इसी क्रम में भी बहुत सारी तैयारियां कंपनी की थी जो किसी तरीके से पेंडिंग चल रही है। आटे का काम कंपनी को करने का बहुत दिनों से काम करना था और बहुत जल्द आपको शायद आटा, बेसन और सूजी, मैदा इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है उसकी पैकिंग से आप संतुष्ट ना हो, किंतु आने वाले समय में आप चीज़ पैकिंग से भी संतुष्ट होंगे, मेरा दावा है। हमारी कोशिश होगी कि 1-2 महीने 3 महीने के अंदर
आपको ऐसे भी प्रोडक्ट ला के दिए जाएँ जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है, और इस तरह के भी प्रोडक्ट लाए जाएँ जो इंसान लेता ही लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा यहाँ सिस्टम अड़तिया वाला काम करेगा। भले ही फ़ायदा कम मिले, लेकिन टर्नओवर बड़ा होगा तो आपका पैसा भी बड़ा होगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपसे इस पूरे सिस्टम का समापन भी करूँगा। हमें उम्मीद है कि ये मीटिंग 2 घंटे के लगभग चल चुकी है, और आने जाने वाले क्रम में हमने देखा कि लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ये निरंतरता बनी हुई है। और इस क्रम में मैं आपको एक बात और बता दूं कि नेक्स्ट संडे को मीटिंग होगी। नेक्स्ट संडे में मीटिंग में रमेश जी हैं, पंकज जी हैं, और सबसे अच्छी बात आपको और भी मिलेगा, जहां पर दिव्यांशी जी भी मीटिंग में भाग लेंगी, जहां वैशाली जी भी लेंगे, जहां पर प्रियंक श्रीवास्तव जी भी भाग लेंगे। ये सारे लोग मिलकर प्रबंधन पार्ट पर और तमाम चीज़ें जो होगी उस पर आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। उस अगले संडे को मैं एक सेमिनार लूँगा, और वो सेमिनार जो होगा उसमें आप सब ये कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग जुड़ सकें, पहले से तैयारी कर लीजिए। उस तैयारी के साथ साथ एक बड़े रूप में इस जूम ऐप के साथ काम किया जाएगा, और उस सेमिनार में कुछ टेक्निकल अचीवर, कुछ राइटी अचीवर जो चुने हुए होंगे उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक देश के राजा थे। राजा जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छे आचरण वाले थे। उन्हीं के देश में एक व्यक्ति था, उसने बहुत रिसर्च करके एक खेल बनाया, और वो खेल बनाने के बाद वो राजा को भेंट करने जाता है। राजा को जब भेंट करता है तो राजा उसे लेते हैं। लेने के बाद 2-3 दिन तक उस खेल को समझने में लगाते हैं। जब 2-3 दिन बाद उनको खेल समझ में आता है तो वो अपने मंत्री से रात को 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे कहते हैं कि जिसने ये खेल बनाया है उसको तत्काल प्रभाव से हाजिर करो कल दरबार में। मंत्री को आदेश होता है। मंत्री रात में ही उसे पकड़ लेता है, और पकड़ के लाने के बाद उसे कटघरे में डाल देते हैं, यानी कि जेल में डाल देते हैं। अब वो आदमी जिसने वो खेल बनाया था वो सोच रहा था कि आखिर मैंने क्या गुनाह कर दिया, क्यों मैंने राजा को इसे भेंट कर दिया, और कल तो राजा मुझे सूली को चढ़ा देगा। सारी रात वो यही बात के ऊहापोह में रहा कि कल सुबह मेरा आखिरी होगा, कल सुबह। जैसे जैसे पहर बीतता जाता वैसे वैसे उसके भीतर मन में भूचाल आता रहता कि सूर्य की पहली रोशनी के तहत जैसे ही राजा बैठेगा दरबार में, वो जल्लाद से मेरा सर कलम कर देगा। अब दरबार सस्ता है, दरबार में सारे लोग उपस्थित होते हैं। राजा जब दरबार में आता है तो अपने मंत्री से पूछता है कि क्या तुमने इसको, जिसको हमने बुलाया था, ले आए हो, जिसने मुझे ये खेल दिया था? मंत्री कहता है जी हाँ, ला कर उसे हाजिर किया जाता है। जब हाजिर किया जाता है तो राजा उसे देखता है। देखने के बाद राजा कहता है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें मांगना हो। उसके पूरी रात भर उसके जहन में एक ही विचार चल रहा था कि काश मुझे राजा बख्श देता। जैसे राजा ने कहा मांगो, वो तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि साहब हमारी जान को बख्श दो। राजा कहता है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, गौर से सुनो, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए कह रहा हूँ, कुछ मुझसे मांगो। अब उसे बात समझ में आती है कि राजा प्रसन्न है, राजा मुझसे कुछ मांगने के लिए कह रहा है। ऐसे में जब वो देखता है कि राजा मुझे कुछ देना चाहता है तो हाथ जोड़कर वो राजा से निवेदन करता है, ऐ राजा, जो मैंने तुम्हें खेल दिया है, जिस खेल में 52 खाने हैं, जिस खेल का नाम शतरंज है, उस खेल में जितने भी खाने हैं, हर एक खाने में एक चावल के दाने को दोगुना करते हुए हमें दे दीजिए। वहाँ दरबार में बैठे हुए तमाम दरबारी, तमाम मंत्री हंसने लगते हैं।
दोस्त से कहते हैं कि राजा तुमसे कुछ मांगने को कह रहा है और ये तुम क्या मांग रहे हो। फिर वो अनुरोध करता है कि नहीं, हमें यही चाहिए। राजा फिर कहता है कि ये कौन सी बात है भाई, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, जो भी तुम मांगो। आज यहाँ पर तुम कोई बिल्डिंग मांग लो, कोई महल मांग लो। फिर वो अनुरोध करता, नहीं, मुझे शतरंज के 52 खानों में एक चावल का दोगुना करते हुए मेरे 52 खाने को भर दो महाराज, मुझे इतना ही चाहिए। राजा अपने मंत्रीगण को आदेश देते हैं कि भाई इनकी एक ख्वाहिश पूरी की जाए। राजा के यहाँ भंडारण से चावल आता है और खाने को भरना शुरू किया जाता है। उस काउंटिंग में भरने की कोशिश की जाती है। धीरे 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 पूरे राज्य का चावल खत्म हो जाता है और अभी खाना नहीं भर पाता है। राजा के हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि भैया यहाँ तो राज्य भर का चावल खत्म हो गया, अभी तो आपका 52 खाना नहीं भरने वाला है। इस 52 खाने को भरने में कितना लगेगा चावल? वो बताता है ब्रह्मांड में इतना चावल नहीं है जो इस 52 खाने को। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, नेटवर्क की ये ताकत है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नेटवर्क की क्षमता से होने वाली इनकम या नेटवर्क की क्षमता से होने वाली सम्मान या नेटवर्क से होने वाली क्षमता के साथ साथ सम्मान के साथ साथ लाभ के साथ साथ आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ दुनिया की हर वो चीज, जिन चीज़ों पर आप चाहते हो, जो भी आपके सपने में आई होगी, उन सारे सपनों को पूरा करने की ताकत नेटवर्क में वो ताकत है। मेरे दोस्त, मैं आप सबका आभार अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको सुरक्षित और सावधान रहने की आग्रह भी करता हूँ। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने समय का लाभ उठाइए। इन परिस्थितियों में कोरोना के साथ जीना सीखिए, निरंतर आगे बढ़ने का काम कीजिए। कंपनी आपके साथ है, तन मन से आप काम कीजिए। आप यहाँ लाभ के पार्टनर हैं। कंपनी हर चीज़ लगाने को तैयार है, नई नई औषधि बना रही है, नए नए तरीके खोज रही है, नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में आप ऐसे पार्टनर हैं, आपको तय करना है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बेईमानी करे तो आपको कैसा लगेगा, और यदि आप कंपनी के साथ सच्चे पार्टनर हैं तो ध्यान रहे कंपनी का हर एक प्रोडक्ट आपका, अगर कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट से कोई नुकसान होता है तो आपके दिल को आहत होना चाहिए, आपको दुख पहुँचना चाहिए। अगर इस समर्पण भाव के साथ आप कंपनी के साथ काम करते हैं, इस भावना के साथ कंपनी के साथ काम करते हैं, तो हमें विश्वास है आप सबके सहयोग से दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद और आप सभी का आभार, शुक्रिया।